आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका संविधान में शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन। अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत आंग और रे के अनुसार। शक्ति विभाजन सिद्धांत का अर्थ सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, ये समस्या राजनीति विज्ञान में अत्यधिक विवादाग्रस्त रही और इस संबंध में समय समय पर कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे और उनके अनुसार शासन चलाने तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। शक्ति विभाजन सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू है और मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। अमेरिका संविधान निर्माताओं द्वारा शक्ति विभाजन सिद्धांत का प्रभाव। अमेरिका संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और वो इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रता को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया गया और संविधान के प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई, वरन अपने संविधान को शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित किया गया। संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी अधिक उसे दुरुपयोग की आशंका रहती है। संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य मेडिसन ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए प्रसिद्ध पत्रकार फेडरलिस्ट में लिखा है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्ति का एक ही हाथों में एकत्रित होना चाहे वह एक व्यक्ति हो, थोड़े से हो या अधिक हो, और चाहे वंशानुगत हो, सदैव नियुक्त हो या निर्वाचन हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। अतः 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब नवीन संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया तो संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को संविधान का आधारभूत सिद्धांत बनाने का निश्चय किया गया। अमेरिका संविधान और शक्तियों का पृथक्करण। संविधान में शक्ति विभाजन को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई और न ही संविधान में स्थान पर शक्ति विभाजन सिद्धांत को परिभाषित किया गया। लेकिन शक्ति विभाजन सिद्धांत अमेरिका संविधान की मूल भावना है और संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद इस प्रकार है। अनुच्छेद 1 उसका खंड 1, संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होगी। अनुच्छेद 2 खंड 1, समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 3 खंड 1, न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। इस प्रकार
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। संविधान निर्माता चाहते थे कि न केवल सिद्धांत में वरन व्यवहार में भी सरकार के इन तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए तथा उनके द्वारा अपने कार्यों का संपादन एक दूसरे से अधिकाधिक स्वतंत्र रहते हुए किया जाना चाहिए। अतः संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कई व्यवस्था अमेरिका संविधान में की गई। जैसे पहला, शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया। कांग्रेस अथवा सीनेट प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा अथवा जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के तीन अंगों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति ये सोचकर भी अपनाई कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग रहे। दूसरा, शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्रिमंडल का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो वह पद ग्रहण करने से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था से विपरीत है। सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का, सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वह सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता और कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीश को पदच्युत कर सकती है। महाभियोग असामान्य और अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है। विभिन्न अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट के सदस्य स्वयं से संबंधित संघ की इकाई अथवा संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। नियंत्रण और संतुलन के जो सिद्धांत है उसका अर्थ और प्रकृति में हम कह सकते हैं कि शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण तथा संतुलन के ये 2 सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः इन दोनों सिद्धांतों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। ये दोनों सिद्धांत और व्यवस्था तो एक दूसरे की सहायक और पूरक है। इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है और वह है शासन की शक्तियों को मर्यादित कर संविधानवादी शासन की स्थापना, जिससे शासन नागरिकों की स्वतंत्रता को कोई आघात न पहुंचा सके और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। अमेरिका संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत में हम पहला देखते हैं कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की इस शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति को विलंबनकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को प्राप्त निषेधाधिकार की ये शक्ति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रभावी नियंत्रण है, जिसके प्रयोग में समय के साथ वृद्धि हुई। राष्ट्रपति को ऐसे कुछ साधन भी प्राप्त हैं जिनके आधार पर कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण के कार्यों को प्रभावित किया जा सकता है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजकर राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके कांग्रेस सदस्यों पर विभिन्न अनुग्रह करके
और एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप में भी कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से ही प्रतिबिंबित होती है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो उसके विचार से संविधान के प्रतिकूल है। इस प्रकार कांग्रेस को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संबंध में उसके द्वारा मनमानी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण। राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाही नहीं बन सकता। कांग्रेस द्वारा अनेक रूपों में राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश रखा जाता है। स्वयं प्रथम राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार कर राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। व्यवहार में अनेक बार कांग्रेस ने अपनी इस शक्ति का प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति देश की सेना का अध्यक्ष है और वह परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति की इस शक्ति पर दो रूपों से नियंत्रण रखती है। पहला, संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करे। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा किए गए समझौते और संधियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से की जानी आवश्यक है। इस पुष्टि के अभाव में संधियां और समझौते व्यर्थ हो जाते हैं। यह सर्वविदित है कि कांग्रेस द्वारा पुष्टि प्रदान न किए जाने के कारण ही राष्ट्रपति विल्सन अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना सके। इस प्रकार राष्ट्रपति को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि नियुक्ति पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की इस शक्ति को न्यायपालिका द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वह कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हो तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। न्यायपालिका पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा सीमित नियंत्रण रखा जाता है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है और कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे जो कांग्रेस की दृष्टि से अनुचित है, तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है और लागू कर सकती है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा कर दे, उसका दंड स्थगित कर दे अथवा दंड कम कर दे। सरकार के ये अंग एक दूसरे को नियंत्रण करते ही हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ और नियंत्रण है। कांग्रेस के दोनों सदनों को एक दूसरे पर नियंत्रण। कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदन को लगभग समान शक्ति प्राप्त है, अतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। संघीय सरकार और राज्य सरकार का एक दूसरे पर नियंत्रण। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त शक्तियां प्राप्त है। उदाहरण के लिए संविधान संशोधन के प्रस्तावों में 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संघीय सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करती है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत की आलोचना। पहली आलोचना है कि शक्ति सिद्धांत या शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत के कारण अमेरिका शासन में एकता का अभाव है। दूसरा, नियंत्रण और संतुलन के कारण अनेक बार राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन का प्रभाव कम होना। जैसे कि पहला है प्रथाएं। 20वीं सदी में ऐसी कुछ प्रथाओं का विकास हुआ जिससे नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत का प्रभाव कम हो गया। ये प्रथाएं सीनेटियन शिष्टता, अवकाश नियुक्ति की प्रथा और कार्यपालिका समझौते की प्रथा। कुछ
राजनीतिक दल और कुछ राष्ट्रपति का नेतृत्व, इन सब के कारण क्या हो रहा है कि जो नियंत्रण और संतुलन की जो शक्ति है वो कम हो रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।